आप सभी सुधीजनों को नमस्कार। मित्रों, हम लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं, हम सभी जानते हैं। उस पर बाद में आता हूँ। पहले उस शख्सियत के बिल्कुल बालपन की ओर लौटते हैं, जिस शख्सियत पर आज हम बात करने जा रहे हैं, या जिस शख्सियत पर हम कुछ एक दिनों से चर्चा कर रहे हैं। एक लड़की है जो अपने पिता से कुछ ज्यादा ही जुड़ी हुई है, जो अपने पिता पर कुछ ऐसा अधिकार समझती है कि वे अगर कुछ देर भी उससे न बोलें तो वह बच्ची, वह लड़की बड़े से पलंग के नीचे छुप जाती है, गुमसुम बैठ जाती है और बैठी ही रहती है। पिता को लगता है कि अगर कुछ देर तक वह बाहर ना आई तो शायद उनकी जीवनचर्या ही न बैठ जाए। आप समझ गए होंगे, कई इंटरव्यूज में इस तरह की बातें उस शख्सियत ने की हैं। वे कोई और नहीं, अनामिका जी ही हैं। उन्हीं का बालपन है और वे पिता, उन्हीं के पिता हैं, शिक्षाविद और साहित्यकार श्याम नंदन किशोर जी। एक बातचीत में अनामिका जी स्वीकारती हैं कि लगभग शुरू के 20 वर्षों तक भी बहुत ही करीब रही अपने पिता के, और जब वे गुजर जाते हैं, उनका देहावसान हो जाता है, तो सहसा उन्हें उनकी मां का ध्यान आता है। उनके उनको लेकर वे चिंतित होती हैं और फिर मां से जुड़ती हैं। पिता और बाद में मां से यह जुड़ाव किस तरह का है, इसे हम अनामिका जी अ, के विभिन्न वक्तव्यों में और उनकी विभिन्न रचनाओं में झलक पा सकते हैं। ये बातें आज इसलिए भी कह रहा हूं कि आज हम अनामिका जी पर केंद्रित जिस लेखक के वक्तव्य को सुनेंगे, वे भी बिल्कुल आरंभ से उन पर बात कर रहे हैं। अनामिका जी का परिवार साहित्य सुधी परिवार रहा। वे उसी में सांस लेती रहीं, पुस्तकों के बीच ही। उनके लिए साहित्य रचना कोई अलग से बड़ा गुण हो, ऐसा नहीं। जैसे हम और सब काम करते हैं, वैसे ही हम साहित्य रचते हैं। इस तरह की स्वीकारोक्ति जब हम रचनाकार विशेष में पाते हैं, तो सहज ही जो साहित्य का जीवन से जुड़ाव है, वह बात समझ में आती है, जिसकी बात गाहे बगाहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, केदारनाथ सिंह हों और तमाम दूसरे लेखक रामधारी सिंह दिनकर हों, ये सभी उन्हीं श्याम नंदन किशोर जी के यहाँ आ जा रहे हैं, अनामिका जी से मिलजुल रहे हैं, और अनामिका जी अपने पिता से अंताक्षरी खेलते हुए कई ऐसी पंक्तियां रच देती हैं जो एक सहज किशोर मन रच सकता है। मगर एक संवेदनशील और पारखी पिता कैसे उन पंक्तियों के भीतर जो एक पनपती हुई कवित्री की आत्मा धड़क रही है, उसको समझ लेते हैं। और इस तरह से हम जानते हैं कि मैट्रिक के आसपास ही अनामिका जी के 2 कविता संग्रह आ जाते हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में। इसकी कुछ बात
आज कवि गद्यकार मदन कश्यप जी भी करेंगे। वे आज के वक्तव्य में जिन दो कविताओं को उद्धृत कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम पहले उन दोनों ही कविताओं को यहां पर रखते चले और उसके बाद अ, हम मदन कश्यप जी के वक्तव्य को सुनेंगे। मैंने घर का पंखा बंद कर रखा है, तो इसलिए थोड़ी परेशानी है, क्योंकि बेशक यह लैपटॉप आसपास की सराउंडिंग को कुछ कम कर देता है, नॉइज़ को कुछ छानकर आप तक लाता है, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि हम लोगों के बीच किसी भी तरह की आवाज अ, कोई बाधा ना बने, इसलिए कष्ट ही सही अ, मैंने उसे बंद कर रखा है और कष्ट क्या, अच्छा ही लग रहा है। तो पहले हम अनामिका जी की एक कविता है, बहुत ही चर्चित कविता है और बहुत ही अलग स्वर की कविता है। हम जानते हैं कि उनके यहाँ स्त्रियों को लेकर न सिर्फ कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, कविताएँ हैं, विमर्श हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं। वे लगातार स्त्री व्यक्तित्व को लेकर लिखती रही हैं। स्त्री और पुरुष के बीच किस तरह के संबंध हो, ये बात बार-बार कई-कई मंचों से कहती आई। वे उनका स्पष्ट मानना है, वे मानती हैं, वे इस विचार को मानती हैं कि स्त्रियों को पुरुष की तरह बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पुरुष कहीं न कहीं स्त्रियों को अपने भीतर ला सकें, उतार सकें, इसकी ज़रूरत है। खैर, हम उस कविता को पढ़ते हैं, जिसकी बात हमारे आज के वक्ता जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिस कविता की अपने वक्तव्य में मित्रों वह कविता है, एक औरत का पहला राजकीय प्रवास। पढ़ता हूँ। वह होटल के कमरे में दाखिल हुई। अपने अकेलेपन से उसने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। वह होटल के कमरे में दाखिल हुई। अपने अकेलेपन से उसने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। कमरे में अंधेरा था। घुप अंधेरा था कुएं का, उसके भीतर भी। अब देखिए, कविता इतने कहने से बात नहीं बनती कि कमरे में अंधेरा था। कविता के लिए आगे क्या ज़रूरत पड़ती है? कैसे उस अनुभव को, उस दृश्य को अ, अपने भीतर से जोड़ने की कला आनी चाहिए, हम जानते हैं। बड़ी कविताएँ हमें यह सब भी सिखलाती हैं। कमरे में अंधेरा था, घुप अंधेरा था कुएं का, उसके भीतर भी। सारी दीवारें टटोली अंधेरे में, लेकिन स्विच कहीं नहीं था। पूरा खुला था दरवाजा, बरामदे की रोशनी से ही काम चल रहा था। सामने से गुजरा जो बेरा बेरा तो आर्त भाव से उसे देखा। उसने उलझन समझी और बाहर खड़े ही खड़े दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बल्बों में रोशनी के खिल गए सहस्त्रदल कमल। भला बंद होने से रोशनी का क्या है रिश्ता, उसने सोचा। डंलप पर लेटी चटाई चुभी घर की। अब देखिए, अलग अलग स्थितियां और एक साथ आ रही हैं कविता में। डंलप पर लेटी चटाई चुभी घर की, अंदर कहीं रीढ़ के भीतर। डंलप पर लेटी चटाई चुभी घर की, अंदर कहीं रीढ़ के भीतर। तो क्या एक राजकुमारी ही होती है हर औरत? तो क्या एक राजकुमारी ही होती है हर औरत? सात गलीचों के भीतर भी
उसको चुभ जाता है कोई मटर दाना आदिम स्मृतियों का। अब स्मृतियां जो चुभती भी हैं, स्मृतियां जो मीठी भी होती हैं, दोनों तरह की ही स्मृतियां हैं। अनामिका का कवि लगातार इस बात की कोशिश करता है, ऐसे उपक्रम रचता है कि औरतों के भीतर ऐसी स्मृतियां जो टीसने वाली हैं, जो चुभने वाली हैं, वे कम से कम हों। इसके लिए वे स्त्री पुरुष संबंधों में बराबरी की, लोकतंत्र की, सदाशयता की बात करती आई हैं, करती रही हैं। आगे पढ़ता हूं। पढ़ने को बहुत कुछ धरा था, पढ़ने को बहुत कुछ धरा था, पर उसने बांची टेलीफोन तालिका और जानना चाहा अंतर्राष्ट्रीय दूरभाष का ठीक ठाक खर्चा। अभी देखिए मध्यवर्गीय जो चिंताएं हैं वे कैसे कविताओं में आती हैं। इन छोटी छोटी बातों से, ऐसे विवरणों से हम कविता की तह में पहुंचते हैं, कविता का जो अपना परिवेश है और किस तरह से दुनियावी बातें करते हुए हम गैर दुनियावी बातें उसमें जोड़ते चले जाते हैं, जिससे कविता निखरती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अनामिका के यहाँ उनकी कविताएं हों या गद्य हों, ये जो इस तरह की जो एक भौतिक और पराभौतिक स्थापनाएं हैं, उनकी जुगलबंदी कट टू कट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट बड़े ही आसानी से और बड़ी ही तरलता के साथ होती रहती है। पढ़ने को बहुत कुछ धरा था, पर उसने बांची टेलीफोन तालिका और जानना चाहा अंतर्राष्ट्रीय दूरभाष का ठीक ठाक खर्चा। फिर अपनी सब डॉलरें खर्च करके उसने किए 3 अलग अलग कॉल। फिर अपनी सब डॉलरें खर्च करके उसने किए 3 अलग अलग कॉल। अब यहीं से कविता कथा आरंभ होती है, जिसकी बात मदन कश्यप जी भी करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने बच्चे से कहा, हेलो हेलो बेटे, पैकिंग के वक्त सूटकेस में ही तुम ऊँघ गए थे कैसे? सबसे ज्यादा याद आ रही है तुम्हारी, तुम हो मेरे सबसे प्यारे। अंतिम 2 पंक्तियां अलग अलग उसने कही। ऑफिस में खिन्न बैठे अंट शंट सोचते अपने प्रिय से, फिर चौके में चिंतित बर्तन खटकाती अपनी मां से। यही कविता की कथा है कि एक ही पंक्ति, एक ही भावबोध 3 लोगों से कवि साझा कर रहा है। ये इसका सौंदर्य है, इस कथा का, इस कविता कथा का, इस काव्य कथा का शिल्प भी। अब उसकी हुई गिरफ्तारी, पेशी हुई खुदा के सामने कि इसी एक जुबान से उसने 3 लोगों से कैसे यह कहा, सबसे ज्यादा तुम हो प्यारे। यह तो सरासर है धोखा। सबसे ज्यादा माने सबसे ज्यादा। लेकिन खुदा ने कलम रख दी और कहा, औरत है उसने यह गलत नहीं कहा, औरत है उसने यह गलत नहीं कहा। हम एक साथ कई लोगों को समान गहराई से प्यार कर सकते हैं। अपने कई विमर्शों में, कई जगहों पर अनामिका अपने भीतर छुपी हुई अलग अलग पहचानों को एक समुच्चय में देखती है। कोई भी लेखक शायद ऐसा ही करता हो। इसीलिए हमारे साहित्य की परंपरा में ऐसे तमाम लेखक हैं जो एक साथ कवि, कथाकार हैं, व्यंग्यकार हैं, नाटककार हैं, ऐसे कई लेखक हैं। जो नहीं है वे
उनमें ऐसे समुच्चय बोध न हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता, मगर जो हैं, उनमें तो है ही। तो इस तरह के सवाल कई बार हम पूछते हैं अपने लेखकों से कि आप कविता लिख रहे हैं, फिर कहानी क्यों लिखते हैं, उपन्यास क्यों लिखते हैं, नाटक और व्यंग्य क्यों लिखते हैं? तो इसका उत्तर शायद यही है कि हम जो अनामिका कहती हैं कि हम कैसे अपनी अलग-अलग पहचानों को अपने भीतर एक साथ एक संयुक्त इकाई के रूप में, एक बड़े समुच्चय के रूप में देख सकते हैं। तब इस तरह की आवाजाही आसान हो जाती है। लेकिन खुदा ने कलम रख दी और कहा, औरत है, उसने यह गलत नहीं कहा। बहुत ही मानीखेज कविता, एक औरत का पहला राजकीय प्रवास, यह कविता का शीर्षक है, जहां वे अपने सारे डॉलर खर्च कर देती है। अरे भाई, जब वह सारे डॉलर खर्च कर रही है, तीनों पर ही खर्च कर रही है, तो फिर वह गहराई तो तीनों में है ही, तीनों के लिए है ही। तो खैर, इस पर हम आगे विश्लेषण मदन कश्यप जी का सुनेंगे। एक और कविता की वे चर्चा करते हैं, उस कविता को सुना करके, संक्षेप में अपनी बात रख करके मैं सीधे मदन कश्यप जी को यहाँ पर लाता हूँ। दरवाजा, इस यह कविता भी अभी जब उनका जन्मदिन था और जिसके बहाने यह एकाग्र भी चल रहा है जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश पर, तो उस वक्त भी जन्मदिन के बहाने भी ये पंक्तियां और दूसरी कई और पंक्तियां भी काफी उद्धृत हुई अनामिका जी की, उनको भी सुनाता हूँ। हमारे साथ अजीत द्विवेदी जी, अमित कुमार जी, चरण सलूजा जी, सुरेंद्र अंकुश जी, प्रकाश चंद्र जी, पूनम सिंह जी, अंशुमति जी, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। रश्मि भारद्वाज जी, तमाम मित्रों का हार्दिक आभार। आप लोगों का स्नेह बना हुआ है, यही ताकत भी है। एक और कविता जो बहुत ही चर्चित है, तमाम पोस्टरों पर भी आई अनामिका जी की, दरवाजा। स्त्री स्वर की जो अगर कोई ग्राफ बनेगा, तो वह ग्राफ अनामिका जी की कविताओं में भी हम देख सकते हैं। उस ग्राफ में कहीं तलखी है, कहीं सामंजस्य है, कहीं करुणा है और कहीं एक अ, पुकार भी है, एक संवाद भी है कि भाई बहुत हुआ, अब हम लोग बराबरी पर आ जाएं। तो ग्राफ का मतलब ही है कि अलग-अलग बिंदुओं के साथ कवि चल रहा होता है, अलग-अलग वक्त में अपने भीतर के भावावेगों को अलग-अलग तरीके से उकेर रहा होता है। तो यह कविता पढ़ते इस कविता को पढ़कर हम मदन जी के पास चलेंगे। दरवाजा, अनामिका। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया, मैं उतना ही खुलती गई। अंदर आए आने वाले अंदर आए आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहत चक्र। चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई। गरज यह कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ न कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़, वृक्ष, पत्थर, सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे, जो एक टोकरी में जमा करती जाती है मन की दुछत्ती पर। अभी देखिए यह पूरी कविता यहां पर समाप्त होती है, किस ऊंचाई तक जाती है। मैं पुनः पढ़ता हूं। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया, मैं उतना ही खुलती गई। अंदर आए आने वाले तो देखा, चल रहा है एक बृहत चक्र। चक्की रुकती है तो चरखा चलता है, चरखा रुकता है तो चलती है कैंची सुई। गरज यह कि चलता ही रहता है अनवरत कुछ कुछ, और अंत में सब पर चल जाती है झाड़ू। तारे बुहारती हुई पहाड़, वृक्ष, पत्थर,
सृष्टि के सब टूटे बिखरे कतरे जो एक टोकरी में जमा कर दी जाती है मन की दुछत्ती पर। मित्रों, अनामिका एक ऐसी रचनाकार है जो अपने परिवेश पर लिखती हैं, वहां की भाषाओं को लाती हैं और अपनी जो उनकी पुरखिनें हैं वे कविताओं में आती हैं। इस कविता में ही उनकी पुरखिनें मौजूद हैं। प्रवासन को लेकर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक की एक यात्रा में जाने कितने चरित्रों से उनकी मुलाकातें हुई, वे कितने सारे चरित्र उनकी कविताओं में दर्ज हैं और उनकी रचनाओं में यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। और ये जो बात टोकरी की हो रही है कि एक टोकरी में जमा करती है मन की दुछत्ती पर, तो ये छोटे छोटे बिंब लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। टोकरी का बिंब कई कई जगहों पर उनके यहां उपस्थित है। टोकरी में दिगंत कविता संकलन को भी आप याद कर सकते हैं। तो आइए मैं ज्यादा समय न लेते हुए मदन कश्यप जी को जोड़ता हूं और आप लोगों को यह बताता हुआ चलूं कि कुछ पारिवारिक कारणों से हम में से कई परिचित भी हैं, उसको दोहराना यहाँ उचित नहीं, आवश्यक नहीं। और कुछ स्वास्थ्य जनित कारणों से मदन कश्यप जी सीधे लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं आजकल। इसके लिए भी वे तैयार नहीं थे, लेकिन हमने अनुरोध किया कि कुछ तो बोलें, अच्छा होगा, हम सभी आपकी राय को सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने यह वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है, इस वीडियो को भेजा है, तो उसको हम चलाते हैं। और दो और अलग अलग अवसरों पर जो उनके आलेख हैं, कवि ने कहा जो कविता संग्रह, चयनित कविताओं का संग्रह अनामिका जी का किताब घर प्रकाशन से आया, उसके ब्लर्ब को भी मैं पढ़ूंगा। और 50 कविताएं नाम से जो वाणी प्रकाशन की श्रृंखला है, जिनमें कई कवियों की कविताएं हैं, अनामिका जी की भी हैं, तो उसकी भी जो भूमिका लिखी है, मेरी कोशिश रहेगी कि इन दोनों आलेखों को हम यहाँ पर रख सकें। ये दोनों ही आलेख मदन कश्यप जी के लिखे हुए हैं, मगर पहले उनका यह वीडियो संदेश लेते हैं। वीडियो के माध्यम से जो उनकी टिप्पणी प्राप्त हुई है, आज की टिप्पणी, उसको लेते हैं और फिर इन दोनों आलेखों को हम लेंगे। मदन कश्यप जी को सुनते हैं। मित्रों, बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में भी आज मैं आप सबके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि मुझे अनामिका जी की कविताओं पर बातचीत करने के लिए कहा गया और वो मेरी बहुत ही प्रिय कवि हैं, तो इस अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सका मैं। मित्रों, अनामिका की कविताओं पर मैंने पहले भी बातें की है, लिखा भी है और उनके लगभग सभी संग्रहों को पढ़ा है। लेकिन पिछले 6-8 महीनों में चूँकि मैं कुछ भी पढ़ लिख नहीं पा रहा हूँ, तो उनका भी कुछ लिखा नहीं पढ़ा है और पुरानी चीज़ें भी जो पहले पढ़ी थी उसे भी उलट पलट के फिर से नहीं देखा है। तो मैंने ये सोचा कि 6-8 महीने या उससे भी अधिक के अंतराल के बाद जब हम किसी कवि पर बात करने के लिए उपस्थित होते हैं और उनको फिर से नहीं पढ़ते हैं, फिर से कोई तैयारी नहीं करते हैं, अपने स्मृति को जागृत करने का कोई उपक्रम नहीं करते हैं, फिर भी कुछ बातें अगर रह जाती हैं, कुछ बातें महत्वपूर्ण ऐसी अगर दिमाग में कुछ रह जाए, कुछ इम्प्रेशन रह जाए, तो उसके व्यक्ति का भी अपना एक मतलब होता है मेरी समझ से, और इसी के आधार पर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो अनामिका की कविताओं के बारे में अब जब मैं सोचता हूँ तो कुछ 3-4 ऐसी बातें याद आ रही हैं मुझे जो हर तरह से अलग और अद्वितीय है। सबसे पहले तो उनकी काव्य भाषा। अनामिका ने एक बिल्कुल अलग तरह की स्त्री भाषा, स्त्री काव्य भाषा कह सकते हैं, गढ़ी है। और इसकी शुरुआत उनकी बहुत प्रारंभिक दौर की कविताओं में भी दिखाई देती है। जैसे जब वो स्कूल में लिख रही थी और संयोगवश उन्हीं दिनों उनका एक कविता संग्रह भी आ गया था, जब शायद वो
10वीं पास कर चुकी थी या पढ़ रही थी तभी, शीतल स्पर्श एक धूप को। तो उस कविता में भी भाषा के कुछ ऐसे खेल हैं, उस संग्रह में कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत गहरे न प्रभावित करे, लेकिन वो कौतुक पैदा करती है। और उसी समय ये लग गया था कि ये भविष्य की एक बहुत बड़ी कवि होने वाली है। तो इस दृष्टि से उस भाषा को हम देख सकते हैं, जिससे उस समय के जो मुहावरे थे वो कैसे धीरे धीरे कालांतर में लंबे समय में विकसित होते हुए 90 के दशक के आने के बाद एक नई भाषा, एक अलग तरह की भाषा उनकी कविता की बनी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है मेरी समझ से, वो है स्त्री नैतिकता की अलग खोज। आप कहेंगे कि यह क्या है? तो विचारधारा का जो सूक्ष्म रूप या उच्चतम रूप होता है वही नैतिकता है। नैतिकता असल में किसी भी समय की विचारधारा का जो सार तत्व है उसी से बनता है। तो हमारे समाज में नैतिकता के जो प्रतिमान हैं, जो बने हुए हैं, वो सब पुरुषत्ता द्वारा बनाया गया प्रतिमान है। उससे अलग कोई नए प्रतिमान भी हो सकते हैं। स्त्री नैतिकता का कोई अलग नया रूप भी हो सकता है। ये स्त्री विमर्श का सबसे जटिल और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। और इस दृष्टि से आप अनामिका की कविता देखिए, वो कविता जो राजकीय प्रवास वाली कविता है, जिसमें एक स्त्री, एक बड़ी अधिकारी स्त्री अमेरिका जाती है, वहाँ एक होटल में, बड़े होटल में चेक इन करती है, फिर वहाँ से वो 3 फ़ोन करती है आपस में, एक अपनी माँ को, एक अपने पति को और एक अपने बेटे को, और सबको कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा तुम्ही को प्यार करती हूँ। ये है। उसके बाद में काल चल के वो काव्य कथा है, उसमें कथा आता है कि कालांतर में यमराज के सामने उनको, उसकी जब पेशी होती है तो कहा जाता है कि ये झूठी स्त्री है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने एक ही बात 3 लोगों से कही कि सबसे ज़्यादा प्रेम मैं तुम्हें करती हूँ। और तब यमराज मुस्कुरा कर कहते हैं, स्त्री है तो सच ही बोल रही हो। ये कथा देखने में सामान्यतः बहुत छोटी लगती है, लेकिन इतनी छोटी वैसे है ही नहीं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें उठा दिया गया है कि नैतिकता के, सत्य के, आचरण के, चरित्र के तमाम जो प्रतिमान आपने बनाए हैं, हमने बनाए हैं, वो सब पुरुषों के द्वारा बनाए हुए ही प्रतिमान हैं। और पुरुष प्रतिमान बनाते हैं और फिर उस प्रतिमान पर स्त्री को कसते हैं और उसे उससे अलग, कमतर मानकर उसकी आलोचना करते हैं। ऐसा ही हमारा समाज रहा है। उससे अलग स्त्री के नज़रिए से अगर प्रतिमान बनाया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें वही सब बातें होंगी जो पुरुषत्ता द्वारा नैतिकता के नाम पर स्थापित बातें हैं। तो पहली बार उसको चुनौती देती है कविता, एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो और तीसरी बात, एक तरफ भाषा की बात मैंने की, तो भाषा और शिल्प के का जो उच्चतम रूप होता है उसी से वो सौंदर्य बनता है। तो एक अलग तरह का सौंदर्य उसमें है। दूसरी बात नैतिकता की आई, जो कथ्य के रूप में हमारे सामने आया। तीसरी चीज़ है, वो है करुणा का सौंदर्य। सर मैं मानता हूँ कि कविता और विशेष रूप से पूरे साहित्य के बारे में कह सकते हैं, लेकिन कविता में कम से कम उसका जो उच्चतम मूल्य होता है, शिल्प के स्तर पर सौंदर्य और अंतर्वस्तु के स्तर पर करुणा ही मेरी समझ से केंद्र में है। मैं बिल्कुल भावभूत की परंपरा का अनुसरण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अलग ढंग से सोचने पर भी मुझे लगता है। तो करुणा का कौन सा रूप, कैसा रूप है, इसके बारे में बात करने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यंग है, व्यंग भी श्रेष्ठ वही होता है जिसके भीतर करुणा की एक अंतर्धारा होती है। निश्चित रूप से हम सामाजिक यथार्थ
में संघर्ष के पक्ष को भी लिख रहे हो, लेकिन संघर्ष भी वो विश्वसनीय तभी बन पाता है जब अंतःसलीला के रूप में उसमें करुणा हो। करुणा का मेरी दृष्टि से इतना महत्व है, लेकिन करुणा में भी के माध्यम से कोई सौंदर्य पैदा किया जाए तो वो कविता का बहुत ही श्रेष्ठतम रूप हो सकता है, और वो रूप दिखाई देता है अनामिका की कविताओं में। एक उदाहरण के लिए हम दरवाज़ा कविता को याद करें तो मुझे पीटते चले गए और मैं खुलती चली गई, दरवाजे को आप खुलती चली। इस तरह दरवाजे के खुलने के माध्यम से उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर बिंब भी रचा है, और उसके पीछे है करुणा। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलग तरह की स्त्री काव्य भाषा, स्त्री नैतिकता और मूल्यों का एक नया प्रतिमान खड़ा करना पुरुष सत्ता के विरुद्ध, और फिर करुणा के सौंदर्य को रचना, ये तीन ऐसी विशेषताएं हैं जिसके कारण अनामिका की कविता हमारे समय में सबसे अलग और विशिष्ट है। ये तीन विशेषताएं तत्काल मैं बता पा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अगर अध्ययन किया जाए या मैंने पहले से भी जो पढ़ा लिखा है उसको ठीक से याद करें तो ऐसी 4-5 और विशेषताएं मिलेंगी, और उसके बाद ही ये लगेगा कि ये कितना हमारे समय में ज़रूरी और महत्वपूर्ण कवि हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया मदन कश्यप जी इस वीडियो टिप्पणी के लिए। मित्रों, हमारे अनुरोध पर उन्होंने आज ही नोएडा से अपनी यह टिप्पणी भेजी जिसे आप लोगों ने सुनी। कवि ने कहा, जो किताब घर से प्रकाशित पुस्तक है, यह पूरी श्रृंखला ही है। कवि ने कहा, हम सभी जानते हैं। तो इसमें अनामिका जी की भी कविताओं का चयन हुआ। इसका भी ब्लर्ब मदन कश्यप जी ने लिखा है। क्योंकि आज उन्हीं का वक्तव्य है तो इसकी आवश्यकता है कि हम इस कमेंट को भी यहां पर पढ़ते चले। कवि ने कहा, अनामिका जी की कविताओं पर मदन कश्यप जी की यह टिप्पणी सुने। वे लिखते हैं, अपनी कोमल भावनाओं तथा विवेकशीलता और संवेदनशीलता के कलात्मक संयोजन के कारण अनामिका की कविताएं अलग से पहचानी जाती हैं। स्त्री विमर्श के इस दौर में स्त्रियों के संघर्ष और शक्ति का चित्रण तो अपनी तरह से हो रहा है, लेकिन महादेवी वर्मा ने जिस वेदना और करुणा को अपनी कविता के केंद्र में रखा था, उसका विस्तार केवल अनामिका ही कर पाती है। करुणा की बात वे आज भी कर रहे थे। यह कमेंट तो काफी पहले का है। यह सहज ही स्त्री के दुख को वंचित जनों के दुख से जोड़ लेती है, लेकिन ऐसा करते हुए भी भारतीय समाज में पुरुष सत्ता और सामंती संरचना से जूझ रही स्त्रियों के दुख और संघर्ष का सरलीकरण या सामान्यीकरण नहीं करते। भारतीय स्त्रियों के जीवन संघर्ष तथा हास परिहास और गीत अनुष्ठान आदि के जरिए पीड़ा को सह पाने की उनकी परंपरागत युक्तिहीन युक्ति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने पर अनामिका की कविताओं के नए अर्थ खुलते हैं, जिन तक कविता को देखने परखने के रूढ़ ढांचे को तोड़कर ही पहुंचा जा सकता है। उनकी संवेदना का फैलाव उन वंचित जनों तक है जिनसे एक स्त्री की करुणा सहज रूप से जुड़ जाती है। लोक भाषा के शब्द उनके यहां किसी गुर की तरह नहीं आते, बल्कि वे उनके अनुभव के अनिवार्य हिस्से हैं। जन्मतुआ बच्चे की चानी की तरह पुलपुल कविताओं में परिपक्व कठोरता की विपुल संभावनाएं अंतर्निहित हैं।
हिंस्र समय के प्रतिरोध का उनका अपना ढंग है, जो भारतीय स्त्रियों की प्रतिरोध की परंपरा की गहरी समझ और संवेदनात्मक जुड़ाव से उपजा है। समस्याओं और घटनाओं को देखने का उनका दृष्टिकोण एक ऐसी संवेदनशील स्त्री का दृष्टिकोण है जिसके भीतर अभी भी निष्पाप बचपन बचा हुआ है। संवेदना का यही वह धरातल है जो हमारे समय में उन्हें विशिष्ट बनाता है। मदन कश्यप। एक कवि ने कहा, कविता किबलर पर मदन कश्यप जी, अनामिका जी की चयनित कविताएं। और अभी एक और उनकी एक और कविता की चर्चा इसी ब्लर्ब में मदन कश्यप करते हैं, जनमतुआ चानी को लेकर। तो मैं सोचता हूं कि यह कविता भी अनामिका जी की यहां पर पढ़ दी जाए। कई मित्रगण पढ़े होंगे, वे द्वारा भी सुन सकते हैं। कईयों के लिए यह कविता नई भी हो, वो शायद पहली बार सुन रहे हो। अंजुरी भर तेल इसका शीर्षक है, अंजुरी भर तेल। जनमतुआ चानी पर झपकूंगी अंजुरी भर तेल, गुजुर गुजुर आंखों में आंजूंगी, गुजुर गुजुर आंखों में आंजूंगी, दुनिया के सारे अंधेरे। काजल की बात हो रही है। जनमतुआ चानी पर छपकूंगी अंजुरी भर तेल, गुजुर गुजुर आंखों में आंजूंगी, दुनिया के सारे अंधेरे। लोरी गाएंगी दिशाएं तब, आरे आब पारे आब, आरे आब पारे आब, नदिया किनारे आब, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आब, सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आब, बबुआ के मुहवा में घुटुक बबुआ के मुहवा में घुटुक। कितनी प्यारी कविता। ऐसे कितने भावबोध उनके यहाँ हैं, जिनमें आंचलिकता है, जिनमें पूरा दृश्य जो है वो सामने आ जाता है, एकदम जीवंत हो उठता है। और एक बात और जो हमने कही थी, आरंभ में भी कही थी, कि हम आज मदन कश्यप जी के उस आलेख को भी पढ़ेंगे जो वे अनामिका जी की कविताओं पर लिखते हैं। उसको भी पढ़ते हैं। यह आलेख उनका संवेद पत्रिका में फरवरी 2022 में प्रकाशित हुआ। शब्दों से खेलने का कौशल, मदन कश्यप। पढ़ता हूं। एक कवि के रूप में अनामिका की पहचान तो 1980 के दशक में ही बनने लगी थी, लेकिन नई सदी में प्रकाशित उनके तीन संग्रहों के माध्यम से अस्मितावादी विमर्श ही नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदी कविता को नई पहचान और दिशा मिली है। अपने उत्कर्ष के दिनों में मराठी की दलित कविता ने जिस तरह उस भाषा की मुख्य धारा की कविता को गहरे प्रभावित किया था, कुछ उसी तरह नई सदी में स्त्री कविता में हिंदी कविता की मुख्य धारा को प्रभावित किया है। नई सदी में स्त्री कविता ने हिंदी कविता की मुख्य धारा को प्रभावित किया है। हालांकि इसके साथ दलित आदिवासी कविता की भी भूमिका है। अनामिका ने न केवल स्त्रीत्व का मानचित्र लिखा और हिंदी में पहली बार विमर्श को रेखांकित करने का सार्थक प्रयत्न किया, बल्कि नई सदी में बदलाव की जरूरतों को समझते हुए सबसे आगे बढ़कर स्त्री अस्मिता के भीतर न्याय की चेतना को प्रतिस्थापित किया। जब उन्होंने कहा न्याय का पक्ष ही स्त्री का पक्ष है, तो यह एक बड़ी चुनौती भी बन गई, क्योंकि यह अस्मिता की बद्धमूल अवधारणा के विरुद्ध है। लेकिन उन्होंने चिंतन को किसी सुरक्षित
प्रक्षेत्र में छुपकर बैठने की बजाय इस चुनौती को स्वीकार किया और वैचारिक लेखन और व्याख्यानों के माध्यम से इस नई स्थापना को तो सामने लाती ही रही। अनामिका जी के लेखन के इन विभिन्न स्तरों से मदन कश्यप कैसे परिचित हैं और एक-एक मद को लेकर, एक-एक बिंदु को लेकर, एक-एक स्थापना को लेकर वे लगातार कैसे काम करती रही हैं, मदन कश्यप जी ने इन बातों को भी यहां पर रखा। आगे पढ़ता हूं मदन जी का लिखा हुआ। अनामिका हिंदी की ऐसी पहली महिला कवि हैं जिन्होंने अंतर वस्तु से आगे बढ़कर भाषा, शिल्प, सौंदर्य और आस्वाद के स्तर पर कविता को एक नया धरातल दिया, स्त्री का अपना धरातल। इसके लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि अंतर वस्तु में बदलाव तो आसान होता है, मगर सौंदर्य बोध और आस्वाद को बदलना बहुत कठिन और उसे स्वीकृति दिलाना और भी कठिन। अनामिका, मित्रों माफ कीजिएगा, मुझे लगता है बिजली न चली जाए, मुझे थोड़ा डर भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह आलेख पूरा पढ़ लो। यहाँ गोरखपुर में बहुत बुरी हालत है बिजली की, पता नहीं क्यों। आगे पढ़ रहा हूं। अनामिका अपनी कविताओं में बीच बीच में शब्दों से खेलती हैं, गपशप की शैली अपनाती हैं, अभी आपने इस कविता में भी देखी, और नानी दादी की कहानियों की तरह भूमिका बांधती नजर आती है। हिंदी से जो इंटरव्यू उनका काफी चर्चित हुआ, उसमें भी वे बात यह कहती हैं, मैं अलग से बता रहा हूं इस लेख से हटकर, कि कैसे उनके पिता उनको दादी माँ कहा करते थे, श्याम नंदन किशोर जी, क्योंकि बहुत बोलती थी और उन्हें यह भान होने लगा कि वे पूरी दुनिया की दादी माँ है, और वे इस बात को यहीं तक खत्म नहीं कर देती है, वे इसको आगे जोड़ती हैं और बतलाती हैं उसी इंटरव्यू में कि भाई ये जो गपशप की प्रवृत्ति है, यह जो गपशप की आदत है, यही बाद में साहित्य सृजन का मूल बनती है। यह बात कहीं न कहीं कुछ न कुछ जोड़ते चले जाने की आदत, प्रवृत्ति साहित्य में उनके बड़े काम आती है। खैर, हम आलेख पे लौटते हैं। अनामिका अपनी कविताओं में, मदन जी लिख रहे हैं, अनामिका अपनी कविताओं में बीच बीच में शब्दों से खेलती हैं, गपशप की शैली अपनाती हैं और नानी दादी की कहानियों की तरह भूमिका बांधती नजर आती हैं। यह बात कही कि अपनी स्त्री शैली है, जिसके सौंदर्य को पुरुषों के प्रतिमान पर नहीं आंका जा सकता। इसके लिए स्त्रियों के जीवन और कहन शैली को परखना होगा, तभी इस स्त्री की भाषा की खूबसूरती समझ में आएगी। उनकी एक कविता में जेठ की दोपहरी का चित्र है, बस एक चित्र है, मगर इसकी विशेषता यह है कि सभी बिंब, सारे उपमान स्त्री के सक्रिय जीवन से लिए गए। बच्चों की चानी पर तेल स्त्रियां ही थोपती हैं, और मणिहारने ही घर के अंदर जाकर गृहिणियों तक जरूरी सामान, खासकर सौंदर्य प्रसाधन बेचती हैं। यह हिंदी कविता का नया लोक है। इसका आस्वादन या पाठ स्त्री जीवन के पाठ के साथ ही संभव है। गौरतलब यह कि अनामिका भाषा, शिल्प और काव्य सौंदर्य के स्तर पर ही नहीं, अंतर्वस्तु और अनुभूति के स्तर पर भी नई चुनौतियां पेश करती। यौन दासी एक भयावह यथार्थ से परिचय कराती है, यह कविता यौन दासी। और अभी जिस कविता को हमने पढ़ा और अभी आज के वीडियो में भी उन्होंने चर्चा की, क्योंकि उन्होंने यह बात स्वयं स्वीकारी, मदन कश्यप जी की, इन कारणों से, जिन कारणों से हम पूरे परिचित हैं, कैसे अपने लिखने पढ़ने के काम से बहुत दूर हो चुके हैं, इसकी उन्हें पीड़ा भी है। मगर इंसान के भीतर की पीड़ा अपने तरीके से कहीं ना कहीं इंसान को गिरफ्त में लिए होती है। उससे निकलने के रास्ते भी बड़े रहस्यमय होते हैं, और
उस पीड़ा से निकलने में समय भी लगता है। वह कोई ऐसा कोई स्विच तो है नहीं। मदन जी और हम सभी लोग इस बात को समझते हैं। आज भी वह इस कविता की चर्चा कर चूँकि वे स्मृतियों से आज का अपना वक्तव्य दे रहे थे, जो संक्षिप्त सा उनका वक्तव्य था। मैं फिर इस आलेख पे लौटता हूँ। वे लिखते हैं, एक औरत का पहला राजकीय प्रवास अनुभूति के उस स्तर पर जाकर लिखी गई है, जहां तक किसी पुरुष के लिए पहुंचना संभव ही नहीं। हम उससे सहमत या असहमत हो सकते हैं, मगर दोनों ही स्थितियों में उसे महसूस नहीं कर सकते। इस कविता में आई स्त्री राजकीय प्रवास पर है, वहां वह अपने सब डॉलर खर्च कर एक ही बात दोहराती है, सफर के साथ सफर के समय सूटकेस में ही ऊँघ गए अपने बेटे से। ऑफिस में बैठे अंट शंट सोचते अपने प्रिय से, तो चौके में चिंतित बर्तन खटकाती अपनी मां से। जब खुदा के सामने उसकी पेशी होती है और उससे पूछा जाता है कि इसी एक जुबान से उसने तीन तीन लोगों को कैसे कहा, तुम हो मेरे सबसे प्यारे, सबसे ज्यादा माने, सबसे ज्यादा, यह तो सरासर है धोखा। इस बात पर खुदा कलम रख देते हैं और कहते हैं औरत है, उसने यह गलत नहीं कहा। इस तरह अंतर वस्तु, संवेदना और सौंदर्य तीनों ही स्तरों पर उनकी कविता नई चुनौतियां पेश करती है। सबसे पहले वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास लिखकर महादेवी वर्मा ने स्त्री के दुख की गहराई में झांकने का सौम्य प्रयत्न किया था। याद कीजिए उनकी कविता, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। उसके बाद 20वीं सदी की लगभग संपूर्ण स्त्री कविता इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। अनामिका ने पहली बार उस वेदना को तमाम उत्पीड़ित जनों की वेदना से जोड़कर स्त्री की लड़ाई को व्यापक समाज की लड़ाई से जोड़ने का सचेत प्रयत्न किया। अनामिका हिंदी की एकमात्र तो नहीं, बल्कि पहली स्त्री कवि हैं जिन्होंने भाषा, शिल्प, सौंदर्य और आस्वाद के स्तर पर व्यापक बदलाव किया है और कविता को एक नया धरातल दिया है, स्त्री का अपना धरातल। इधर की कविताओं में, विशेष रूप से टोकरी में दिगंत की कविताओं में, अंतर वस्तु के स्तर पर किए गए बदलावों की चर्चा आगे करने की कोशिश की जाएगी। उसके पहले काव्य भाषा, सौंदर्य बोध, आस्वाद और नैतिकता जैसे अपेक्षाकृत कम गतिशील पक्षों की चर्चा जरूरी है, जिसे बदलना आसान नहीं होता। अनामिका प्रायः अपनी कविता में शब्दों की उस मितव्ययता को नहीं अपनाती जिसे काव्य भाषा का एक उल्लेखनीय गुण माना जाता है। इसके विपरीत कई बार वे पाठकों से गपशप करने लगती हैं। यह कविता की स्त्री भाषा है, जिसे सराहने के लिए स्त्रियों के जीवन, उनके संघर्ष की करुणा और वेदना के संगीत को समझना होगा। भाषा का यह एक अलग आस्वाद है। दरअसल सौंदर्य और आस्वाद दोनों का गहरा रिश्ता स्मृति से है। उसका अनुकूलन भी उसी स्मृति के आधार पर होता है, और जो सौंदर्य और या आस्वाद स्मृति से भिन्न हो, उसे स्वीकारना और सराहना बहुत कठिन होता है। हमारे सामान्य सौंदर्य बोध में सवर्ण पुरुष की स्मृति की भूमिका ही प्रभावी होती है, और स्त्री कवि भी प्रायः अलग अंतर्वस्तु के बावजूद काव्य भाषा और सौंदर्य बोध के स्तर पर स्थापित स्मृतियों और सामान्यताओं को ही अपनाती है। अनामिका एकमात्र ऐसी कवि हैं जो भाषा और सौंदर्य के रचाव में विराट स्त्री स्मृति का उपयोग करती है। फिर वापस औरत का पहला राजकीय प्रवास की वे चर्चा करते हैं, तो मैं इस हिस्से को छोड़ देता हूं क्योंकि इसकी चर्चा हो गई है। रिपीटिशन से बचने के लिए आगे पढ़ता हूं इसी आलेख से अगला हिस्सा। जिन तीन संकलनों, खुरदुरी हथेलियां, दूबधान और टोकरी में दिगंत के आधार पर अनामिका की कविता की नई पहचान की चर्चा है, उसके सबसे आखिरी टोकरी में दिगंत पर उन्हें 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। यह कहना पर्याप्त नहीं कि पहली बार किसी स्त्री कवि को यह पुरस्कार दिया गया है। मुझे डर है बिजली न चली जाए, एक अलग समस्या। खैर,
बल्कि महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान के बाद पहली बार स्त्री कवि के माध्यम से कविता का वह रूप सामने आया है जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। टोकरी में दिगंत, जिसे कवयित्री ने एक और नाम दिया है, थेरी गाथा 2014, वास्तव में नई सदी का महाकाव्य है। महाकाव्यों का समय आजादी के कुछ वर्षों बाद ही समाप्त हो गया था। दिनकर की उर्वशी आखिरी चर्चित और सम्मानित महाकाव्य है। हालांकि इस कृति को नई सदी का महाकाव्य इसलिए कहा जाना चाहिए, किसी कथा भूमि बहुत व्यापक है। यह एक साथ भूगोल और इतिहास दोनों में फैली है। एक और बुद्धकालीन कथाएं हैं तो दूसरी ओर वेदना से भरा आज का स्त्री जीवन। जिस विराट स्त्री स्मृति की चर्चा अभी हमने की, उसका बहुत ही बड़ा और विश्वसनीय रूप इस संग्रह की कविताओं में दिखाई पड़ता है। मतलब टोकरी में दिगंत की बात हो रही है। एक वाक्य में कहें तो टोकरी में दिगंत की कविताएं भारतीय स्त्री की विराट स्मृतियों का महाकाव्य है। यह संग्रह 3 अंकों में बटा है। 1, थेरियों की बस्ती। 2, ए मुजफ्फरपुर नगरी है सखियो। और 3, चलो दिल्ली, वैशाली एक्सप्रेस 2009। इसके पहले पूर्ववाक के अंतर्गत 4 कविताएं हैं। उनकी व्याप्ति भी बहुत लंबी है, आम्रपाली से कीमोथेरेपी के बाद तक। और आलेख का अंतिम पृष्ठ पढ़ रहा हूं। पहले अंक में बुद्ध काल और उसके बाद के समय में रची गई थेरी गाथाओं की रचयिता थेरियों को आधार बनाकर लिखी गई कविताएं हैं। पहले अंक में बुद्ध काल और उसके बाद के समय में रची गई थेरी गाथाओं की रचयिता थेरियों को आधार बनाकर लिखी गई कविताएं हैं। यह थेरी गाथाओं का पुनर्सृजन मात्र नहीं है, बल्कि अनामिका ने आधुनिक नजरिए से उनके दुख और संघर्ष को परखने और व्यक्त करने का उपक्रम किया है। कहीं कहीं गाथाओं के सार तत्व हो सकते हैं। दूसरे और तीसरे अंक में कवयित्री के अपने जीवन संघर्ष की अभिव्यक्ति, कुछ चरित्रों, प्रसंगों और घटना को आधार बनाकर लिखी गई कस्बे की एक संवेदनशील लड़की की गाथा है जो अपने निश्चल निरापद बचपन की आंखों से अपने छोटे शहर को देखती है। यहां भी लड़कियों के दुख को पहचानने का प्रयत्न करती है, लेकिन उसका संघर्षमय जीवन तब शुरू होता है जब उच्चतर अध्ययन के लिए दिल्ली आती है और फिर यहीं रह जाती है। यहीं से ट्रंक कॉल, अनामिका जी की कविता है, ट्रंक कॉल की शुरुआत होती है। सेल फोन युग से पहले अपने परिवार से संपर्क रहने का एकमात्र सहारा ट्रंक कॉल ही था, लेकिन लड़कियों के लिए आसान नहीं था। फिर अनामिका अपने इस दुख से और पीछे लौटती हैं जब विवाह के बाद पति के साथ आई गंभीर स्त्री के लिए भी ट्रंक कॉल संभव नहीं था और पोस्टकार्ड का ही सहारा था। इस कविता की दुर्लभ मार्मिकता इसे सहज ही समकालीन स्त्रियों के दुख को थेरियों यानी बुद्धकालीन स्त्रियों के दुख से जोड़ देती है। अनामिका की यह एक अलग विशेषता है कि वे घटनाओं को अपने जीवन अनुभव में शामिल नहीं करती, बल्कि अपने मनोभावों को घटनाओं, प्रसंगों और चरित्रों में प्रक्षेपित कर देती हैं। इस तरह कविता परतदार होकर भी जटिल नहीं होती। यहीं से हमने आज का जो हमने कार्ड बनाया, आप देख सकते हैं जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश के पेज पर, वहां हमने यही टाइटल रखा। मदन कश्यप जी के आलेख की इसी पंक्ति को लिया कि अनामिका की कविता परतदार होकर भी जटिल नहीं होती। जब जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश की चर्चा हुई है तो बतला दूं कि जनसुलभ पुस्तकालय के हैक होने के बाद हमने इस पर अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। तो जो मित्रगण अभी इसको लाइक और फॉलो नहीं किए हैं, वे कृपया इसको लाइक फॉलो कर लें ताकि हम इसे भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश। आगे पढ़ता हूं। मदन जी लिखते हैं कि यह स्त्री कविता की अपनी खास उपलब्धि है जिस पर विस्तार से बात करने की जरूरत है। कविता के मन के स्त्री के इस स्वत्व के धागे में ही, कविता के मन के स्त्री के इस स्वत्व के धागे में ही पिरोए गए हैं और यही इस नए युग का महाकाव्य बनाते हैं। इन कविताओं को आपस में जोड़ने वाला एक और केंद्रीय तत्व है दुख
जो एक तरह से स्त्री का पर्याय भी है। आम्रपाली और विद्यापति से होते हुए, ये कविताएं हैं अनामिका की। आम्रपाली और विद्यापति से होते हुए यह दुख अनामिका तक आता है, तो उससे पहले उस स्त्री का भी स्पर्श करता है जो पोस्टकार्ड पर इतना लिख पाती है, हम ठक बन, हम ठक बन, हम ठीक बानी। पहले अंक की पहली ही कविता है इतिहास, जो इस तरह शुरू होती है। कोट, बूढ़ी पटरानी की तरह एक दुख बैठा है मुझ में। बूढ़ी पटरानी की तरह एक दुख बैठा है मुझ में, वह अपने दरवाजे नहीं खोलता, वह अपने दरवाजे नहीं खोलता। अनकोट। यह पूरा संग्रह दुख के दरवाजे को खोलने का उपक्रम है। इसकी भाषा और शिल्प पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जो इसे समकालीन कविता से अलग करती है। दुख को बूढ़ी पटरानी की तरह एक स्त्री ही देख सकती है। दुख को एक बूढ़ी पटरानी की तरह स्त्री ही देख सकती है। मित्रों, मदन कश्यप जी का यह आलेख शब्दों से खेलने का कौशल संवेद के फरवरी 2022 अंक में प्रकाशित हुआ, संवेद 125 में। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी का हार्दिक आभार, और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस एकाग्र से जुड़े हुए हैं। कुछ और मित्रों के नाम ले लूं, मिथिलेश राय जी, सुनील गजनी जी, कल्पना गोयल जी, रमेश गुप्ता जी, चरण सिंह पथिक जी, दीपांकर शिव मूर्ति जी, अखिल मिश्र जी, चंद्रकला सिंह जी, कौशल किशोर जी, सभी लोग, और कुछ मित्रों का नाम हमने पहले भी लिए। तो आप सभी का हार्दिक आभार। अनामिका जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में फिर मिलते हैं, उनके किसी और पक्ष पर बातचीत करते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।